नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी स्टेशन पर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोसिफेलस। ये न्यूरोलॉजी का टॉपिक है और हाइड्रोसिफेलस जितना हो सके आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। नोट्स आप साथ के साथ अपने आप प्रिपेयर कर लेना और अदरवाइज़ ये मेरे पास जो मेरे नोट्स बने हुए हैं इसकी मैं एक PDF बनाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाइड्रोसिफेलस टू वर्ड्स को जोड़कर बना है, हाइड्रो एंड सिफेलस। ये हाइड्रो का मीन है वाटर और फ्लूइड, ओके, और सिफेलस का मीन है हेड। तो हेड में फ्लूइड का एकमुलेट होना, एक्सेसिव कमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द हेड, इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोसिफेलस। तो ये होगी डेफिनेशन। उसके बाद इसकी आएगी टाइप्स। टाइप्स हाइड्रोसिफेलस की दो हैं। जो जनरल मेन टाइप्स हैं वो है कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो आपको एक ही बारी में ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि एक तरफ से जो फ्लूइड हमारे हेड में, हम फ्लूइड की बात करें ना, यहाँ पर फ्लूइड कम्युलेट हो रहा है, तो कौन सा फ्लूइड यहाँ पर कम्युलेट होता है हेड में? CSF, दैट इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है कि CSF की जो प्रोडक्शन है, ओके, एक तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है CSF हमारे हेड में और दूसरी तरफ से CSF जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। यही हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता है ना कि CSF प्रोड्यूस होता है हेड में और एक तरफ से एब्जॉर्ब होता है। ऐसे ही एक तरफ से नया नया प्रोड्यूस होता रहता है CSF, दूसरी तरफ से वो एब्जॉर्ब होता रहता है। ऐसे सर्कल चलता है। अगर इस सर्कल में कहीं पर इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस का क्या मतलब है कि आइदर अगर ये प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है लेकिन जो एब्जॉर्ब है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो क्या होगा? एक तरफ से नॉर्मल एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरी तरफ से प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा कि CSF जो है हेड में इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है। अगर दूसरी तरफ से देखें कि प्रोड्यूस जो है नॉर्मल हो रहा है, ओके, और जो एब्जॉर्ब है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा? अगर नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है, तो भी क्या होगा? इस केस में CSF जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या इंक्रीज़ होगा? प्रेशर। हेड में इसका प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस यानी कि इम्बैलेंस बिटवीन CSF प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन, ओके। अगर प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में कोई इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण जो हमारे हेड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, ओके। और उसके बाद हम करेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग। ऐसे जनरल वे में समझेंगे, जितना जनरल हो सके मेडिकल अपनी स्टडी को उतना जनरल समझें, ताकि एग्ज़ाम्स में या हमारी लाइफ में जब भी कभी ये सिचुएशंस हमें दिखें या ये हमें टर्म्स यूज़ करनी पड़े तो उसका खुद ब खुद हमारे दिमाग में प्रोसीजर आ जाए कि हमने किस तरीके से इसको पढ़ा था और हमारे दिमाग में एक तरह से वो सेव हो जाए परमानेंट। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या करेंगे कि देखो, कम्युनिकेटिंग तो सीधा पता लग रहा था ना कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या तो प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन। और अब नॉन कम्युनिकेशन में क्या है कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी नॉर्मल हो रहा है और इधर से जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये थोड़ा इधर कर लेता हूँ, एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी नॉर्मल हो रहा है। अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि इसकी जो बीच में हम क्या कहेंगे? पाथवे है। प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में पाथवे है। यहाँ पर कहीं पर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है ना, इसको हम लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो वो होगा नॉन कम्युनिकेटिंग। ऑब्स्ट्रक्शन, यस, मतलब प्रोड्यूस भी नॉर्मल हो रहा है और एब्जॉर्ब भी नॉर्मल हो रहा है, लेकिन बीच में जो इसका पाथवे है उस पर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है वहाँ पर, तो इसके कारण जो होगा वो होगा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। तो इसको याद करने का तरीका है कि ये भी है कि कम्युनिकेटिंग यानी कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, और नॉन कम्युनिकेटिंग यानी कि जो कम्युनिकेशन था उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए उसे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कह दिया जाता है। तो ये थे इसके जनरल मेन दो टाइप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एटियोलॉजी, यानी कि इसके क्या क्या कारण हैं। एटियोलॉजी को हम कॉजेज़ भी कह देते हैं। कॉजेज़ में क्या आएगा?
अब एक ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिया ना कि किस किस तरीके से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। अब कारण कि क्यों हो रहा है हाइड्रोसेफेलस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कारण आएगा, पहला कारण पहले हम इसको टाइप्स में, है ना, जो इसके कॉजेज़ हैं उसकी टाइप्स कर लेते हैं। मतलब कॉजेज़ की टाइप में कंजेनिटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है वर्ड, लेकिन कंजेनिटल यानी कि बाय बर्थ, ब्रेन में मालफॉर्मेशन यानी कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट बाय बर्थ थी थोड़ी डिफेक्टिव है। तो उसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे आर्नोल्ड क्यारी सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्नोल्ड क्यारी सिंड्रोम। थोड़ी स्क्रीन ज़्यादा प्ले कर रही है बिकॉज ट्राइपॉड स्टैंड है नहीं मेरे पास अभी, तो एक हाथ से पकड़कर गाड़ी चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेन मतलब हमें समझाने से और आपको समझने से होना चाहिए, स्क्रीन की कोई बात नहीं। सो आर्नोल्ड क्यारी सिंड्रोम में क्या होगा देखो रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, ये हेड है, ये आ गया नेक का पार्ट, और यहाँ पर क्या होता है फोरामेन मैग्नम, इस पार्ट में फोरामेन मैग्नम, और यहाँ पर हमारा क्या है ब्रेन स्टेम, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये आ गई ब्रेन स्टेम, और यहाँ पर आ गया सेरिबेलम, सेरिबेलम ब्रेन स्टेम और फोरामेन मैग्नम। अब जब कंजेंटल मालफॉर्मेशन यानी कि ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम जो होते हैं ये हर्निएट यानी कि ये नीचे को इस फोरामन मैग्नम में हर्निएट कर जाते हैं, नीचे को हर्निएट कर जाते हैं, तो क्या होगा कि अगर ये हर्निएट कर जाते हैं तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। अगर ये हर्निएट कर जाते हैं यहाँ पर ये स्टक हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, हाइड्रोसेफेलस जो है यहाँ पर इसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, और इसके कारण जो हेड में CSF का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। सो ये था आर्नोल्ड क्यारी सिंड्रोम। इसको 2-4 वर्ड्स में लिख लेते हैं कि ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम जो हैं वो हर्निएट कर जाते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामेन मैग्नम। यहाँ पर सिर्फ आप समझिए, नोट्स आपको वो दूसरे जो मैंने दिखाए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ये इसका कोज ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आ रही है तो वो कौन से टाइप में इंक्लूड होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग। ये क्या टाइप, कौन सी टाइप है, नॉन कम्युनिकेटिंग। ओके, ये था आर्नोल्ड क्यारी सिंड्रोम। जितना हो सके इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई ब्रेन पर बर्डन ना आए। कंजेंटल मालफॉर्मेशन की दूसरी टाइप हम करेंगे डैंडी वॉकर सिंड्रोम। CSF की प्रोडक्शन के लिए आप अलग से वीडियो देख लेना, तो इसके लिए वो ज़रूरी है। यहाँ पर जनरल सी बात करेंगे कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं ब्रेन में, वेंट्रिकल्स कौन कौन सी होती हैं इस पर मैं नहीं जा रहा, मेन हम देखेंगे जो 4th वेंट्रिकल होती है उसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रफ डायग्राम, ये आ गई लेटरल वेंट्रिकल, ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ओके, इसके बाद ये आ गया लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया फोरामेन मोनरो, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन मोनरो। उसके बाद यहाँ पर आ गई जो 3rd वेंट्रिकल, ठीक है, और 3rd वेंट्रिकल के बाद ये आ गई सेरिब्रल एक्वेडक्ट, और उसके बाद यहाँ आ गई हमारी 4th वेंट्रिकल, ठीक है, जिससे हमारा मेन लेना देना, बाकी को छोड़ो आप। 4th वेंट्रिकल, तो 4th वेंट्रिकल के आगे कौन से पार्ट आ जाते हैं, फोरामेन मोनरो और फोरामेन लश्का, यानी फोरामेन लश्का और फोरामेन मोनरो। अब 4th वेंट्रिकल में सिस्ट फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण फिर से क्या होगा कि CSF जो है ब्रेन में इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर, उसके कारण जो कॉज है उसे हम कहेंगे डैंडी वॉकर सिंड्रोम। इसकी जो हम लिखने में क्या लिखेंगे कि सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है 4th वेंट्रिकल में, ठीक है,
और दैट लीड्स टू, वो क्या कर रही है, नैरो, किसे कर रही है, नैरोइंग ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, बार बार कह रहा हूँ, फोरामन मेजेंडी एंड फोरामन लिश्का, ठीक है। और अब फिर से वही बात कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये लाइन साथ में डाल रही हैं कि ये नॉन कम्युनिकेटिंग है, नॉन कम्युनिकेटिंग। अब आ गया तीसरा वाला। सो तीसरे वाले का नाम से क्लियर होगा कि स्टीनोसिस ऑफ, राइटिंग समझ लेना यार अपने आप ही, मेडिकल स्टूडेंट्स की राइटिंग ऐसी होनी चाहिए तभी अच्छा लगता है। स्टीनोसिस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट हमने कहाँ पढ़ी, ये वाले हिस्से में सेरिब्रल एक्विडक्ट, यानी कि थर्ड वेंट्रिकल से जो फोर्थ वेंट्रिकल के बीच का कम्युनिकेशन है उसे कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट में अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसके कारण जो हाइड्रोसेफेलस होता है और वो उसका जो कोज है वो कौन सा है, स्टीनोसिस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर ही कर दिया मैंने। सो इसमें क्या कहेंगे कि वही जो कि ब्लॉकेज इन द ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेरिब्रल एक्विडक्ट्स दैट लीड्स टू द इंक्रीज प्रेशर ऑफ सीएसएफ, तो वो हो गया स्टेनोसिस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। फिर से ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है ना, तो ये कौन से टाइप में इंक्लूड होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग। ये जो दो चार चीज़ें हैं ना, दो चार लाइनें, ये अपने दिमाग में बिठा लो, और इसी के साथ ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ बन जाएगी। समझने के लिए आपको डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, और मेन जो आपको क्लियर होना चाहिए फंडा क्या है इसका, मेन रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं बनता इसमें। तो ये हमने देखो इधर पढ़ी थी कंजेंटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, इसे हम ए पॉइंट देते हैं, उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ ली, ठीक है, 1, 2 और 3। अब हम बी पॉइंट देंगे। बी पॉइंट में क्या आप पढ़ेंगे कि वो तो सिंपल से है, मेन यही 3 थे। मैटरनल इन्फेक्शन, अब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ हेडिंग से बता रहा हूँ। मैटरनल इन्फेक्शन यानी कि अगर मदर को इन्फेक्शन है और वो फीटस तक स्प्रेड कर जाती है, ठीक है, यहाँ पर फ्लो डायग्राम सब बना देता हूँ। मदर को इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड कर गई फीटस के पास, और ठीक है स्प्रेड कर गई, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सीएसएफ का सीएसएफ की प्रोडक्शन, ठीक है, सीएसएफ की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किसके अंडर आएगा, ये आएगा कम्युनिकेटिंग के अंडर, कम्युनिकेटिंग के हाइड्रोसेफेलस के अंदर, ठीक है। तो ये भी 2-3 लाइनें होगी। उसके बाद आ गया तीसरी टाइप, कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। अब इसका भी सीधे समझ आ रहा है, कंजेनिटल बाय बर्थ ब्रेन में ट्यूमर है, ट्यूमर यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। अब ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ है, अब अगर एबनॉर्मल ग्रोथ सेल बड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। सो इसमें क्या होती है, मेनली ट्यूमर के कारण ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो ये कौन सा टाइप आ रहा है, नॉन कम्युनिकेटिंग। इसमें मैं बता रहा हूँ सिर्फ समझना ज़रूरी है, अगर आपको समझ आ रही है तो आप सिर्फ 2-3 लाइनें 4 लाइनें आप अपने माइंड से खुद ब खुद बना सकते हो, और इसकी इतनी ही एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि पेपर में आपने एग्ज़ाम में डेफिनेशन बतानी है, टियोलॉजी बतानी है, और टाइप्स बताने हैं, ठीक है, फिर आपने उसकी मैनेजमेंट बतानी, सर्जिकल मैनेजमेंट बतानी, साइन एंड सिम्टम बताने। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा लिखो, लेकिन इतना इफेक्टिव लिखो कि एग्जामिनर जो है आपको चेक करने लगे तो 2-3 लाइनें जो आपने लिखी हो बिल्कुल ठीक लिखी हो, ठीक है। तो इसका बहुत पेपर में जो इफेक्ट मिलता है। सो अब हम पढ़ेंगे डी पॉइंट, यानी कि फोर्थ कोर्स, दैट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या हो सकते हैं कि देखो, एक्वायर्ड में फर्स्ट लिखेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस सीधा इस क्लियर हो रहा है, आइटिस स्वेलिंग, किसकी स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन कह लो आप, इन्फ्लामेशन, किसकी इन्फ्लामेशन, मेनिंजिस की। सो अगर मेनिंजिस की इन्फ्लामेशन होगी, अल्टीमेटली वो क्या करेंगी, मेनिंजिस की इन्फ्लामेशन होने के कारण सीएसएफ का जो अंदर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हेड में क्यों हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, और ऑब्स्ट्रक्शन करने के कारण प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। दूसरा आ गया एनकेफेलाइटिस, सेम ही इसका भी कारण एनकेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन हो नहीं एनकेफेलिस यानी कि हेड की। सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी क्लियर होगी एटियोलॉजी, ठीक है, जितना हो सके शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, एटियोलॉजी क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, तो सीधी बात है, साइन एंड सिम्टम बिल्कुल रिलेट करके करेंगे एटियोलॉजी के साथ। क्या बताया मैंने आपको, किसका प्रेशर बढ़ रहा है, सीएसएफ का। अब अगर हेड में, या आप कोई मान लो बैलून ले लो, बैलून के अंदर हम हवा भरते जाएंगे तो क्या होगा, बैलून का साइज़ बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हेड में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हेड एनलार्जमेंट, ठीक है। अब
हेड एनलार्जमेंट, अगर हेड एनलार्जमेंट है तो इसकी जो बोन्स होंगी, ये बोन्स होगी, ठीक है, बाय बर्थ अगर मान लो इतनी बोन्स है, अगर ये एनलार्ज होते जा रहा है तो इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। इसके लिए लिखेंगे हम थिन वाइड सेपरेटेड स्कल बोन, ये आ गया दूसरा साइन। अब आ गया उसके बाद फ्रंटल बूजिंग। फ्रंटल बूजिंग मेडिकल टर्म इजी समझेंगे तो क्या होगा, फ्रंटल बूजिंग यानी कि जो इसे हम फोरहेड होता है ना, चाइल्ड का फोरहेड, वो आगे को निकला हुआ होगा। अगर हम साइड से देखें तो नॉर्मल हमारे बनता है डायग्राम ऐसे, और ये नोज़, ठीक है, ये माउथ ऐसे। लेकिन फ्रंटल बूजिंग में क्या होगा, ये अब नॉर्मल होगा आगे को, ठीक है, और इधर नोज़ होगा, ठीक है, और इधर ये माउथ, ठीक है। ये आप इंटरनेट से फ़ोटोज़ निकाल कर साथ साथ में देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए फ्रंटल बूजिंग। देन उसके बाद बल्जिंग फोंटानेले। बल्जिंग फोंटानेले वही सेम बात कि जो बोन्स है ना स्कल की, वो फ्यूज़ नहीं होती आपस में। वैसे तो नॉर्मली फ्यूज़ हो जाती हैं, पहले नहीं होती, लेकिन जब जब डेवलपमेंट होती है एज के साथ, बाद में वो फ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन हाइड्रोसेफेलस वाले पेशेंट में या चाइल्ड में वो फ्यूज़ नहीं होंगी, उसे कहते हैं बल्जिंग फोंटानेले। जितना मर्जी छोटा कर लो वीडियो, तब भी लंबी चली जाती है, कोई बात नहीं। सो फिफ्थ क्या करेंगे, सन सेटिंग आइज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ द हाइड्रोसेफेलस पेशेंट इज़ द सन सेटिंग आइज़। जो इसकी भी आप पिक्चर देख लेना इंटरनेट में, क्लियरली समझ आएगा। सन सेटिंग यानी कि जैसे सन सेट होता है ना, ऐसे सूरज अस्त, ऐसे उसके जो लेंस है वो आधा दिखेगा आधा दिखेगा ही नहीं, वो होता है सन सेटिंग आइज़। अब उसके बाद आ गया मैकवेन साइन। मैकवेन साइन यानी कि जब हम उसके हेड को टैप करेंगे ना, ऐसे फिंगर से ऐसे टैप, जो जैसे घड़ा नहीं टूटा हुआ होता है उसमें से आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आएगी हमें, ठीक है। ये तो हो गए मेन साइंस। अब बाकी जो जनरल से साइन है वो कौन कौन से है, इधर हम नोट्स में दिखा देते हैं, लिखना ना पड़े। देखो, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, इरिटेबिलिटी। अब एक नहीं, ड्यू टू हेडेक होगा तो वो सो नहीं पाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गया। एटैक्सिया यानी कि अब ब्रेन रिलेटेड है तो क्या होगा, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, उसके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। लेट साइन में क्या, हाई श्रील क्राई ड्यू टू पेन, जनरल से साइन है। बाकी डायग्नोसिस में क्या करेंगे, देखो अगर CSF का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, एक तो हमें साइन एंड सिम्टम से क्लियर हो रहा है कि है ना, जो उसके बल्जिंग फोंटानेले, हेड लार्ज हो रहा है, सन सेटिंग आइज। लेकिन हम उसके अंदर ब्रेन के अंदर देखने के लिए CT स्कैन कराएंगे बेस्ट, लेकिन MRI भी करवा सकते हैं। सो MRI में क्या, हमें वेंट्रिकल्स लार्ज दिखेंगी, ठीक है, वेंट्रिकल्स लार्ज दिखेंगी, फिर हमारा बाकी डायग्नोसिस सेम रहेगी साइन एंड सिम्टम के बेस पर। बाकी हम करेंगे मैनेजमेंट मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेन था जो बताने वाली यही चीज़ थी। बाकी मैनेजमेंट में क्या है, देखो मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि हम ड्रग्स से क्या, कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ओनली पॉसिबल इफ़ देयर इज़ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट तभी, आप ड्रग्स से तभी ठीक कर सकते हो अगर कम्युनिकेटिंग है। अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है वो ड्रग्स से नहीं ठीक होगी, वो तो फिर सर्जिकली जाना पड़ेगा। अच्छा, एक यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि आई एम ए BPT स्टूडेंट यानी कि फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो मेडिकल मैनेजमेंट है उस पर जो हमारा प्रेशर है वो कम ही रहता है। मेन हमारा प्रेशर रहता है पैथोफिजियो पर, एटियोलॉजी पर। तो अगर आप MBBS के स्टूडेंट हो या नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको मेडिकल मैनेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप नेट से कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे पास जो मटीरियल है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। मैं बता रहा था कि कम्युनिकेटिंग, अगर कहीं पर प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है तभी हम उसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन CSF प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, उसका प्रेशर इंक्रीज़ है हमारे हेड में, तो क्या करेंगे हम, ओरल ग्लिसरॉल यानी कि डायूरेटिक्स दे देंगे, ठीक है, और उसको हम जो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे, और जो CSF का प्रोडक्शन है उसे हम ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखिए CSF इंक्रीज़ हुआ है हेड में, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम डायूरेटिक्स। अच्छा, हेड के केस में यानी कि ब्रेन, CNS के केस में आप कह सकते हो ना, ब्रेन के केस में जो डायूरेटिक्स है वो कौन सी चलती हैं, ओरल ग्लिसरॉल, ये हम देंगे। तो क्या होगा कि ये जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाएगा, ठीक है, और जो प्रेशर अल्टीमेटली वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ये था इसका मेन। सो उसके बाद हम ड्रग्स का नेम दिया हुआ है एसिटाजोलामाइड, ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द क्रोइडल एपिथेलियल एंड डिक्रीज CSF प्रोडक्शन। ये ऐसा चीज़ याद कर लेना। मेन क्या इसमें क्या है, एस्टाजोलामाइड हम देते हैं, ये क्या करता है, CSF का प्रोडक्शन कम कर देता है और जो प्रेशर है वो कम हो जाता है ब्रेन में।
ठीक है। आइदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तब भी ये दे सकते हैं, अगर एब्जॉर्प्शन कम हो तब भी ये दे सकते हैं। प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्रेशर कम हो जाएगा। डोजेज क्या है इसकी, 50 mg, ये mg डाला हुआ है, 50 mg पर kg बॉडी वेट पर डे, एक दिन में इतना ही देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये था मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, जब नॉन कम्युनिकेटिंग को कहीं ना कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट, नेम से क्लियर हो रहा है, वेंट्रिकुलो यानी कि जो वेंट्रिकल की हमने बात की थी, इधर बताते हैं हम आपको, ये वेंट्रिकल थी ना, ये सभी वेंट्रिकल्स हैं। तो इसमें वेंट्रिकल में से सीधा हम एक शंट कर देंगे टू द, मान ये हार्ट है ना, इसके जो एट्रियम है, एट्रियम में शंट कर देंगे वेंट्रिकल से सीधा, ताकि जो जितना प्रोडक्शन ओवर हो रहा है ना ब्रेन में, वो सीधा एट्रियम में आ जाए और ब्लड में फिल्टर हो जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, यानी कि सेम वेंट्रिकल से हम शंट करेंगे, पेरिटोनियम कैविटी जो है ना हमारी एब्डोमेन की, वहाँ पर सीधा शंट कर देंगे। तो इससे भी प्रोडक्शन जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा ब्रेन में। अगर आ गया थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, यानी कि ओपनिंग ऑफ द स्कल, इंसर्ट ट्यूब, ड्रेन एक्सेस CSF फ्लूइड फ्रॉम द ब्रेन। सिंपल सेम ही फंडा है, थर्ड वेंट्रिकल में एक ट्यूब डाल देंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है शंट डालने की, कि अगर शंट ब्लॉकेज हो जाए तो फिर से वही प्रॉब्लम आने लगेगी कि इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर ब्रेन में, शंट इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। और बस यही है, बाकी आगे फंक्शन लिखे हुए हैं CSF के, वो अलग जो टॉपिक है। तो मेन हमारा आज का टॉपिक यही था, हाइड्रोसेफेलस का, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, देखने में तो बहुत ही, मतलब आपको पहली बार में भी डिफ़िकल्ट लगे, वीडियो रिपीट करके आप देखिएगा, सेकंड टाइम आपको श्योरली है कि इजीली समझ लग जाएगा। बाकी यहाँ से आप समझिए, और ये आपको नोट्स में से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको जो लाइंस हैं यहाँ से प्रिपेयर करनी है, एक बार आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, चाहे आप फिर दोबारा इसकी बजाय अपने माइंड से भी न्यू मतलब लाइंस जो है अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, हाइड्रोसेफेलस। आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।